हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग 22 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी व्याख्या ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में शुरू हुआ और 1919 में समाप्त हुआ, यानी ताना भगत आंदोलन 1914 से 1919 तक चला था। यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुरिया भगत द्वारा शुरू किया गया एक आदिवासी आंदोलन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैसा आंदोलन था? आदिवासी आंदोलन था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जतरा भगत और तुरिया भगत ने इसे शुरू किया था। और यह आंदोलन हुआ कहाँ पे था? तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह आंदोलन उरांव आदिवासी समूह के द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ताना भक्तों ने अंग्रेजों द्वारा उन पर लगाए गए करों का विरोध किया और उन्होंने सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मंचन किया। उन्होंने जमींदारों, बनियों यानी साहूकारों और अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? पहला है, यह अधिनियम वायसराय लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। बिल्कुल सही है। यह अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? तो लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। तो आपका पहला सही है। दूसरा है, इस अधिनियम के तहत किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पूर्व जिलाधीश की अनुमति लेनी आवश्यक थी। यह भी आपका सही है। तीसरा है, इस अधिनियम के कारण सोम प्रकाश पत्रिका ने रातों रात अपना बांग्ला संस्करण बंद करके अंग्रेजी संस्करण निकालना शुरू कर दिया। ये पॉइंट आपका गलत है। इस अधिनियम के कारण सोम प्रकाश पत्रिका ने नहीं, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना बांग्ला संस्करण बंद करके अंग्रेजी संस्करण निकालना शुरू कर दिया था। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आया था? तो 1878 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन ने इसे लाया था। इस अधिनियम ने मजिस्ट्रेट को क्षेत्रीय भाषा या देशज भाषा के समाचार पत्रों से सुरक्षा राशि जमा करने और उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने की अनुमति दी थी, यदि उन्होंने राष्ट्र या राज्य के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित किया हो। हालांकि ये सभी नियम अंग्रेजी भाषा प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं होते थे। ये ध्यान रखिएगा, ये नियम अंग्रेजी भाषा प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं होते थे, सिर्फ क्षेत्रीय भाषा या देशज भाषा के समाचार पत्रों पर यह लागू था। इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को बांग्ला भाषा से रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो यह किसकी पत्रिका है? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इसे शुरू किया था। कब? 1868 में। पहले ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी, और लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था इसे? तो अंग्रेजी भाषा में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को
मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इस एक्ट के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर आदि समाचार पत्रों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को समाप्त किसने किया था? तो रिपन ने इसे समाप्त किया था। कब किया था? तो 1882 में किया था। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शुरू किसने किया था? लिटन ने, और समाप्त किसने किया? रिपन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। पहला है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल तथा अल बिलाल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। बिल्कुल सही है। अल हिलाल और अल बिलाल किसका समाचार पत्र है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू में हमदर्द और अंग्रेजी में कॉमरेड का प्रकाशन किया। यह भी आपका सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू में हमदर्द और अंग्रेजी में कौन सा? तो कॉमरेड। ठीक है, यह आपका सही है। तीसरा है, अब्दुल अली ने हमदम पत्र का प्रकाशन किया। यह भी आपका सही है। अब्दुल अली ने हमदम पत्र का प्रकाशन किया था। यह आपका सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? तो गलत कोई नहीं है, तीनों सही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ठीक, कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया था? तो प्रशासनिक कारण बताया था। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। देखिए, बंगाल को जो है दो भागों में बांट दिया गया था। एक आपका पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में कौन शामिल था? तो पूर्वी बंगाल और असम को शामिल किया गया था, और यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? ढाका इसकी राजधानी बनाई गई थी। पश्चिमी बंगाल में कौन शामिल था? तो आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसमें शामिल था, और यह हिंदू जनसंख्या वाला क्षेत्र था, और इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? तो कोलकाता इसकी राजधानी बनाई गई थी। 3 अक्टूबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था, और 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया था। किसके सुझाव पर? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया था। एकता दिखाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे पर के कलाई पर राखी बांधी थी। ठीक है, और 16 अक्टूबर को शोक दिवस भी मनाया गया था। किसके कहने पर? तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर शोक दिवस मनाया गया था। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, TR1 में पूछा गया था ये। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 के दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। बिल्कुल सही है, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया था। तो यह पॉइंट आपका सही है। दूसरा है, चौरी चौरा घटना ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बिल्कुल सही है, चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो यह भी आपका क्या है? सही है। तीसरा है, मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल सही है, मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। तो ये आपका क्या है? सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। सारे कथन सही हैं, लेकिन प्रश्न पूछा था कौन सा सही नहीं है, इसलिए ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को यह शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग का प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। जो असहयोग का प्रस्ताव था कौन लाया था? तो CR दास ने लाया था इसे। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ जनता की भागीदारी शामिल थी। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसे 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा घटना की वजह से इसे 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग व्याख्या को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल की स्थापना की। बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल में नेशनल कॉलेज एंड स्कूल की स्थापना की थी। ये सही है। दूसरा है, कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज की मांग लाला लाजपत राय ने रखी थी। ये गलत है। मैंने कई बार बताया है कि कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज की मांग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले तथा आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव ने किया था। ये आपका क्या है? सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज स्कूल की स्थापना की और इसके प्राचार्य कौन थे? तो अरविंद घोष इसके प्राचार्य थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले तथा आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव ने किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन प्रदान किया था। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और कांग्रेस के मंच पर किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में दिया है। पहला इसमें, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की, जिसमें मुख्य मांग के तौर पर नमक कर में कमी एवं शिक्षा पर व्यय में वृद्धि को रखा गया था। बिल्कुल सही है, यह आपका पहला पॉइंट सही है। दूसरा है, नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह भी आपका सही है। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। सभी को पता होगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस की मुख्य मांगे थी नमक कर में कमी तथा शिक्षा व्यय में वृद्धि की जाए। इस अधिवेशन में संविधान निर्माण पर भी बल दिया गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित किया गया था।
लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं, 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित हुआ था। नेक्स्ट है, तहकीकात कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तहकीकात कमेटी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें पहला है, यह कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल सही है, यह कमेटी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी, यह आपका सही है। दूसरा है, इस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नहीं, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, इस कमेटी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही है, ये सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, यह कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित की गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था, बैसाखी के दिन। और इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी? तो तहकीकात कमेटी। इसके सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास तथा पुपुल जयकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के इस बर्बर कृत्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बताया एवं सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंग्रेजों ने कौन सी कमेटी बनाई थी? तो हंटर कमीशन बनाया था। ठीक है, हंटर आयोग बनाया था इसकी जांच के लिए, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन पूछ रहा है, यानी गलत कथन। पहला है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। बिल्कुल सही है, इतना तो सही है। और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, ये भी आपका क्या है? सही है। दूसरा है, गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को सही मानते हुए उसकी पैरवी की। नहीं, इसका विरोध किया था गांधी जी ने, तो यह पॉइंट आपका गलत है। तीसरा है, अपने जर्मन सहयोगी कालेन बाग की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। दूसरा कथन गलत है क्योंकि गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया और एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा था। इस एक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका में रह रहे प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था, इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने 1894, इंपॉर्टेंट है ये, 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। अपने जर्मन सहयोगी कालेन बाग की मदद से 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। और इसके अतिरिक्त 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था तथा इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो गलत हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला है, चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के भाग पर नील की खेती करने तथा उसे तय दाम पर बेचने पर मजबूर किया जा रहा था। बिल्कुल सही है, जिसे आप लोग तीन कटिया पद्धति के नाम से जानते हैं। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो सही है। JB कृपलानी, इनका नाम भी सही है। महादेव देसाई, सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा NG रंगा नहीं। ठीक है, NG रंगा सहयोगी नहीं थे, विरोध किया था इन्होंने, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। बिल्कुल सही है, गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। तो इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, कथन आपका दूसरा सही नहीं है क्योंकि NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी
राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, नरहर पारिक व ब्रज किशोर थे। इन सबका नाम ध्यान रखिएगा, प्रश्न बना है, ठीक है, आपके टीआरई में। इस सत्याग्रह के कारण सरकार ने एक जांच आयोग, चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठित किया, जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है यानी कौन सा गलत है? पहला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, सही है। दूसरा है स्वदेश बांधव समिति, इसका गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ये भी आपका सही है। डांस सोसाइटी सतीश चंद्र मुखर्जी, ये भी आपका सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा असुमेलित है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, बीपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है। व्याख्या देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इसकी स्थापना 1906 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिली थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। इन्होंने भारत माता की सबसे पहले पेंटिंग बनाई थी। ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत माता की पेंटिंग किसने बनाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है। स्वदेश बांधव समिति की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली गई। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। डांस सोसाइटी की बात करें तो बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह विद्यार्थियों का एक संगठन था, जिसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने डान नामक समाचार पत्र भी निकालना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में विविध दृष्टिकोणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1857 के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? डिजरायली ने क्या कहा था इसके बारे में, तो ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बिल्कुल सही है। डिजरायली ने क्या कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो ये सही है। लॉरेंस एवं सीले इन्होंने क्या कहा था, तो सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था, तो टी.आर. होम्स ने कहा था, तो यह आपका गलत हो जाएगा। एस.एन. सेन ने क्या कहा था, तो राष्ट्रीयता के अभाव में भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष टी.आर. होम्स ने माना है, जबकि लॉरेंस एवं सीले ने इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा कि यह जो है सैनिक विद्रोह था। सीले के अनुसार यह विद्रोह पूरी तरह देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना कोई नेतृत्व था और ना ही कोई जन समर्थन, ठीक। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1857 के विद्रोह के परिणाम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? पहला है भारत सचिव के पद का सृजन किया गया तथा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सचिव के पद का सृजन किया गया तथा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। और पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था, तो ये आपका सही है। दूसरा है 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास हुआ, ये भी आपका सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति को प्रोत्साहित किया गया, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के परिणाम निम्नलिखित हैं। भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया, साथ ही भारत का अधिकार ब्रिटिश क्राउन पर आ गया। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया तथा गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा आई, जिसके अनुसार रजवाड़ों या सरदारों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास हुआ था और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को प्रोत्साहित किया गया था इसके बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्यास्त का नियम किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? सूर्यास्त का नियम किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त का नियम अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था, जिसके तहत जमींदारों को निश्चित दिन के सूर्यास्त से पूर्व कोष में धन जमा करना पड़ता था, अन्यथा उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। यह सूर्यास्त का नियम ऐसा नियम था जिसके कारण कई जमींदारों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। 1797 से 98 में लगभग 17% जमींदारों की भूमि नीलाम हो गई। ठीक है, सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित था? तो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्नवालिस को कहा जाता है। और यह कब लागू हुआ था? तो 1793 में। नेक्स्ट है, शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से किस आयोग के सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ाया मैंने इसके बारे में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडलर आयोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन में 2 भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। ठीक है, सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 में। नेक्स्ट है, मराठों द्वारा चौथ और सरदेशमुखी के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कारण डैश था? मराठों द्वारा चौथ और सरदेशमुखी के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आय के स्रोत को बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठों द्वारा चौथ और सरदेशमुखी की वसूली का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपनी आय के स्रोत को बढ़ाना था। चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा जीते गए या संरक्षित क्षेत्र से वसूल किए जाने वाले कर थे। चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो एक प्रकार का कर था। चौथ प्रदेशों से एकत्रित राजस्व का 1/4 था। ठीक है, चौथ जो होता था ये एकत्रित राजस्व का 1/4 होता था, जबकि सरदेशमुखी एकत्रित राजस्व का 10% अतिरिक्त था। ये कर मराठों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे और उनके सैन्य अभियानों और प्रशासन को वित्त पोषित करने में मदद करते थे। नेक्स्ट है, बेहतर संचार और परिवहन शुरू करने के पीछे अंग्रेजों का एक उद्देश्य क्या था? बेहतर संचार और परिवहन शुरू करने के पीछे अंग्रेजों का एक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल प्राप्त करना और सस्ते ब्रिटिश निर्मित माल के साथ इसका संग्रह करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, अंग्रेजों ने महसूस किया कि रेलवे माल परिवहन का एक कुशल साधन हो सकता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने कच्चे माल की भारी मांग पैदा कर दी थी, साथ ही तैयार औद्योगिक वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजारों की आवश्यकता थी। इसलिए रेलवे ब्रिटिश औद्योगिक और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन का एक आसान और सस्ता साधन प्रदान करता है। साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार करने और किसी भी आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की त्वरित और कुशल आवाजाही के लिए रेलवे को भी आवश्यक महसूस किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने रेलवे जो है अपने फायदे के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम वंश ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने किया था कब? 1336 में। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो संगम वंश से संबंधित थे। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर उन्होंने विजयनगर नामक एक नए शहर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में ध्यान रखिएगा 4 राजवंश थे। एक आपका संगम वंश, उसके बाद आपका शालू वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद आपका आरविडु वंश। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
संयुक्त रूप से कहलाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? इसे कर्मकांडी वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो बुर्ज होम से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुर्ज होम। ये कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और कैसा है, कैसा स्थल है? तो नवपाषाणी का स्थल है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल का यह स्थल है। इसी स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? पूछ रहा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वैदिक जीवन के 4 उद्देश्य कौन कौन से? धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। ठीक है, 4 उद्देश्य। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? यह किसने कहा था? तो ह्वेनसांग ने कहा था इसे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ह्वेनसांग चीनी यात्री था और किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में यह भारत आया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक द्रवित हो गया और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो भेरी घोष का स्थान किसने ले लिया? तो धम्म घोष ने ले लिया था। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? करेक्ट, किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कदम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, शुंग वंश की स्थापना तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त नामक अंतिम मौर्य शासक का एक ब्राह्मण सेनापति था। बृहदत्त ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य शासक था और इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। बृहदत्त की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ताजमहल, लाल किला आदि जैसे बड़े स्मारक बनवाए, इसीलिए उन्होंने जामा मस्जिद और मोती मस्जिद भी बनवाई थी। ठीक है,
दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? करा कौन सा जो है अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो आपका लवक नहीं होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लवक। लवक की खोज हैकल ने किया था। लवक की खोज किसने किया था? तो हैकल ने किया था। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है, सभी को पता होगा। और क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट आपका पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और प्लास्टिड लवक होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। पादप कोशिका में आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है और प्लास्टिड पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बताया इसके बारे में। नेक्स्ट है, वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जो शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी खून की नलियों में बहने वाली गैस है। इससे खून पतला होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। जब हमारा शरीर कम मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है तो इससे दिल की बीमारियों और डायबिटीज जैसी बीमारियों का अंदेशा बढ़ जाता है। शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए अर्जिनिन नामक अमीनो एसिड की जरूरत होती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बुजुर्गों में जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद हो जाता है तो उनके बूढ़े होने की रफ्तार तेज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा प्रयुक्त गैस डैश है। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC द्वारा प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ऑप्शन बी क्लोरीन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा प्रयुक्त गैस क्लोरीन है। WBC की बात करें तो WBC प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं जो शरीर को संक्रामक रोग और बाहरी हमलों दोनों से बचाती हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। क्लोरीन कमरे के तापमान पर पीले रंग की गैस है और हैलोजन में दूसरे सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट है, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? इंपॉर्टेंट है। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है। किस रूप में? तो आपका पोटेशियम और कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। लकड़ी के बुरादे से क्षार के साथ 240 डिग्री से 250 डिग्री के बीच गर्म करके ऑक्जेलिक अम्ल बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? कोश का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है किन जीवों पर यह लागू नहीं होता है? तो कवक पर लागू होता है, जंतुओं पर भी लागू होता है, विषाणु पर लागू नहीं होता। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोश का सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है परंतु विषाणु पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादप कोश का भित्ति जो होती है यह किससे बनी होती है? तो मैंने कई बार बताया है, सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज। पादप कोश का भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। जो आपका जीवाणु की कोश का भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो आपका पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा।
कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है लाइसोसोम काम कार्य करते हैं। लाइसोसोम कार्य करते हैं किसका? तो ऑप्शन बी, अंतःकोश की पाचन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लाइसोसोम कहते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। लाइसोसोम का मुख्य काम पाचन करना होता है। इसका दूसरा काम अंतःकोश की पाचन करना होता है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, यानी यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है? तो अमरबेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरबेल। अमरबेल जिसे आमतौर पर डोडर के नाम से जाना जाता है, यह एक परजीवी पौधा है जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। परिणाम स्वरूप यह सामान्य हरे पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन नहीं बना सकता है, और ये क्या होता है? परजीवी होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पहला है मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। बिल्कुल सही है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पर, तो ये आपका सही है। दूसरा आपका गुणसूत्र जीन के वाहक होते हैं। बिल्कुल सही है, गुणसूत्र जो होते हैं जीन के वाहक होते हैं, सही है। तीसरा आपका एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल सही है, एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपका सही है। चौथा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। गलत पूछा है तो सारे सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मटर पौधा है। मटर कैसा पौधा है? तो साग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मटर का पौधा साग है। यह द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ में गांठें मिलती हैं। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। मेंडल को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों को, फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरी तथा द्विसंकरी क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट है जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। करा जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलोसेंट्रिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोगेटा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लोगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट है पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। पाचन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? पहला है अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। बिल्कुल सही है ये। स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो पाचन कहा जाता है। पाचन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद आपका पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी। नेक्स्ट है दांत और हड्डियां किससे शक्ति और कठोरता प्राप्त करते हैं?
दांत और हड्डियां किससे शक्ति और कठोरता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम से दांत और हड्डियां मजबूती प्राप्त करते हैं। हड्डियां और दांत कैल्शियम और फास्फेट से बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट। हड्डियां और दांत किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम और फास्फेट से। कैल्शियम को थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैल्शियम को थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन से दो खनिजों की आवश्यकता लगभग समान प्रतिशत में होती है? मानव शरीर में कौन से दो खनिजों की आवश्यकता समान प्रतिशत में होती है? तो ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सोडियम की कितनी आवश्यकता होती है? तो 8% और पोटेशियम की तो लगभग 9%। ठीक है, लगभग दोनों बराबर हैं। आयरन की कितना? 25%, मैग्नीशियम की 18% और कैल्शियम की तो 40%। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो लगभग 2 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2। अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के ऑक्जेंटिक सेल से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस के स्राव की मात्रा 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होती है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.5 से 2.5 और ये क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति में परिवर्तन की वजह से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दो माध्यमों की सीमा पर दिशा में परिवर्तन होता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे अपवर्तन कहा जाता है। दिशा में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक परिभाषित करता है कि वह सघन है या विरल है। जब एक प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम से गुजरती है, विरल से सघन माध्यम से गुजरती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है क्योंकि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। देखिए, ये आपका विरल माध्यम है और नीचे आपका क्या है? सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये आपका क्या है? अभिलंब है, बीच में ये अभिलंब है और प्रकाश किरण क्या हो रहा है? झुक जा रही है। तो ठीक है। दूसरा आपका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब आपका सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है? ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विकिरण की मात्रा को एक मात्रक द्वारा मापा जाता है जिसे कहा जाता है। विकिरण की मात्रा को एक मात्रक द्वारा मापा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोएंटजेन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई तो ऑप्शन सी किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस जो है किससे बनते हैं? तो पीवीसी से बनते हैं, पीवीसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि निम्न में से किसमें केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? करा किसमें केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? तो माइक्रोस्कोप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में जो है केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, प्रकाश स्तंभ, द्विनेत्री इत्यादि में होता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने में भी किया जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। किसी भी लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो डायोप्टर में नापी जाती है। इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक पूछ रहा है। तो ताप भी होता है, मृदा की नमी भी, अपरदन की प्रकृति भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है?
किसे जो है विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो असम में है। ये इंपॉर्टेंट है ये। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी ध्यान रखिए। यहाँ एक सींग वाले गैंडों की लगभग 2/3 आबादी रहती है। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन पूछ रहा सही है? पहला है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। ये एशियाई शेर जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। ये सही है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये आपका गलत है, सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता। ये एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता नहीं, भारत नेपाल वगैरह में पाया जाता है। तो ये भाई आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। देखते हैं इसके बारे में। एशियाई शेर दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ऊंट कैमलस जीनस के अंतर्गत आने वाला एक खुरधारी जीव है। अरबी ऊंट के 1 कुबड़ जबकि बैक्ट्रियन ऊंट के 2 कुबड़ होते हैं। अरबी ऊंट पश्चिमी एशिया के सूखे रेगिस्तान क्षेत्रों के जबकि बैक्ट्रियन ऊंट मध्य और पूर्व एशिया के मूल निवासी हैं। तो ये भारत में नहीं। ठीक है। भारतीय गैंडा, जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है। और इसके अलावा ये नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव पारिस्थितिकी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? सभी को पता होगा, मीथेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। यह एक उत्तम गैसीय ईंधन है। बायोगैस जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है, साथ ही इसके जलने से पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः इसे घरेलू उपयोग में लाया जाता है। इसमें 50 से 70% मीथेन होता है और क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बचा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बैकलाइट किसके संघनन से बनता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकलाइट जो होता है ये आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोएनहाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है? कौन सा जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः उपस्थित होते हैं स्थूल पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व में कौन कौन आता है? तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। ये किस में आते हैं? स्थूल पोषक तत्व में आते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं तो बोरान हो गया, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और जस्ता। ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उर्वरक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? जैव विविधता अधिकतम किसमें? ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। धान के लिए प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2,4-D। ऑप्शन सी, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक 2,4-D है। इसका पूर्ण रूप 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? कह रहा कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो बकरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बकरी। जो पशु तथा जैविक हरे पत्ते वाले पेड़ पौधों तथा घास फूस का सेवन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे इसमें आपका गाय, बकरी, भैंस, घोड़े,
टिड्डे इत्यादि। द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं तो इसमें वे सभी जीव आते हैं जो प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं और ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में वे सभी जीव आते हैं जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, जैसे आपका भालू हो गया, गीदड़ हो गया, लोमड़ी, शेर आदि। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है? कौन सा जो है आपका प्राकृतिक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है? प्राकृतिक मतलब प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, पैन कहते हैं। और ये क्या होता है पैन? तो ये आपका द्वितीयक प्रदूषक होता है, ठीक है, तो ये आपका द्वितीयक प्रदूषक होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलापागोस द्वीप, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवाणु है जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने लिए ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इकोसिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिनमें वे रहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कोई जीव रहता है उसे कहा जाता है? वह स्थान जहां कोई जीव रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे निवास स्थान कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रतन जोत का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे ही जिट्रोफा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जीवाश्म ईंधन है इनमें से? तो ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से मेथेन तथा थोड़ी मात्रा में एथेन और प्रोपेन आदि गैसें होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। बिल्कुल सही है, सभी हरे पौधे और नील हरे शैवाल क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, यह बात सही है। दूसरा, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये गलत है। तीसरा है, पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही है। तो सही नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे तथा हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, यानी अपना ये खाना खुद बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये आपका क्या है? मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के बीच फैली हुई, ये आपका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच फैली हुई, ये आपका क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार है। अगर हम बात करें सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा भारत का, तो इंदिरा कौल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए कौन सा है, तो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी
दक्षिणी बिंदु हो जाएगा मुख्य भूमि का। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो गौहर माता, और अगर बात करते हैं पूर्वी बिंदु कौन सा है तो किबुतु। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी डैश के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से तो तराई। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होता है तो कर्नाटक में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता होगा करेवा किसके लिए तो केसर के लिए प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक केसर कहाँ पे होता है तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर होता है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिमकम पहाड़ियों के पास पश्चिमी घाट में 1067 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह लगभग 1465 किलोमीटर तक बहने के बाद आमतौर पर दक्षिण पूर्व दिशा में या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है तो 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है तो हुसैन सागर झील। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुसैन सागर झील। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है तो रसीकुल्या नदी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम चुनिए। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका महानदी, उसके बाद आपका गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर आपका कावेरी, ये क्रम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। ये किस मिट्टी की विशेषता है तो लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट। नेक्स्ट है लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है तो कौन सी तो काली मिट्टी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है तो ये कपास के लिए उपयोगी होती है, इसलिए कपासी मृदा कहते हैं। और किस नाम से जाना जाता है इसे तो इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है तो इसमें से कौन सा नहीं है तो राजस्थानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भाषा किसमें है 8वीं अनुसूची में है। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी तो 14 भाषाएं थी। ध्यान रखिएगा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी जोड़े गया था, 3 भाषा। उसके बाद उसके पहले ही 81वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, 1 भाषा को जोड़ा गया था। तो टोटल कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषा। नेक्स्ट है यहाँ पर 22 भाषाओं के नाम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान है। भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 52 में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया है तो आर्टिकल 350 में कहा गया। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्धारित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी देवनागरी, यह किस अनुच्छेद में है कहा गया है तो आर्टिकल 343 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं पूछ रहा है तो इनमें से उड़िया नहीं है। ऑप्शन सी। देखिए वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जिन्हें जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान है। कौन कौन सी भाषा है तो संस्कृत है आपका, तेलुगु है,
तमिल, उड़िया, मलयालम और कन्नड़ है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत शामिल है, तेलुगु भी है, तमिल भी है, आपका उड़िया भी है, मलयालम है और कन्नड़ है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? तो भाग 4A में जोड़ा गया था। आर्टिकल की बात करते हैं तो 51A में इसे जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसे 2018 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किसका विषय है? तो समवर्ती सूची। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 भाग आते हैं, जिसमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची की बात करते हैं, इसमें आपका प्रतिरक्षा हो गया, विदेश कार्य, बैंककारी बीमा, करेंसी और सिक्के, जनगणना, बैंकिंग संघ के शुल्क और कर शामिल है। ये किसमें आते हैं? संघ सूची। राज्य सूची की बात करते हैं तो लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि और आपका मत्स्य, ये आपका किसमें आता है? तो राज्य सूची में आता है। समवर्ती सूची की बात करें तो दांडिक विधि, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और सिविल प्रक्रिया, विवाह, संविदा, श्रम कल्याण और शिक्षा, ये आपका समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ से लिया गया है ये? तो जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। कनाडा से क्या लिया गया है? यहाँ से आपका संघीय व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, संघीय व्यवस्था। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आपका DPSP लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से इसको। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी आपका जो CAG होता है, किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CAG की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 148 में। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। लोक लेखा समिति की बात करते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका 15 लोकसभा से होते हैं और जो 7 होते हैं ये कहाँ से होते हैं? तो राज्यसभा से होते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बिहार में जो लगनी राग है ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी, विवाह। नेक्स्ट है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है ये? तो पटना में स्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, कुमार गुप्त। नेक्स्ट है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कैमूर का पठार है बिहार में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस भारतीय पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है ये। तो अशोक शुक्ला को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है इस पुरस्कार को। नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में योगदान देने के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो BR कम्बोज को मिला है।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनी एर्पेनबेक को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 2023 में किससे मिला था, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, मैंने बताया है इसके बारे में। अला यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 119 देशों में भारत का स्थान आपका 39 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? लॉन्ग मार्च 11 किसने? तो चीन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? सागा दावा त्योहार किस राज्य में? तो सिक्किम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय तंबाकू किसानों को जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए किन दो कंपनियों ने आईटीसी के साथ साझेदारी किया है? तो किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? तो झारखंड में। ऑप्शन सी। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रवासन और गतिशीलता समझौते का उद्देश्य भारत और किस देश के बीच सहयोग को मजबूत करना है? तो इटली। ऑप्शन ए। अगला, न्यायमूर्ति एस के कौल के स्थान पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।